अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सलामी देते हुए और उन्हें याद कर नमन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज पुलिस स्मृति दिवस है और कार्यक्रम कई जगह पर किए जा रहे हैं, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड। और साथ ही ये तस्वीरें देहरादून से आप देखिए जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों को याद करके उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेवा, साहस और बलिदान याद रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी जुड़ गई हैं। भारती का रुख कर लेते। भारती, तस्वीरें हम देख रहे हैं देहरादून से जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद पुलिसकर्मियों को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और किस तरह की तस्वीरें वहां से, क्या जानकारी आपके पास में इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है अलग अलग जगह पर। दिल्ली से भी अभी हमने तस्वीरें देखी थी और ये देहरादून के पुलिस लाइन से हम तस्वीरें सीधी देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और इस वक्त उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी सेवाएं देते हुए जो शहीद हुए हैं। और ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये भी उम्मीद की जा रही है कि कोई घोषणा भी यहाँ पर की जा सकती है पुलिसकर्मियों के लिए, लेकिन फिलहाल उन तमाम शहीदों को नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है जिन्होंने देश सेवा में अपना बलिदान दिया। बिल्कुल भारतीय, देश के अलग अलग हिस्सों में आज कार्यक्रम रखा गया है। शहीद पुलिसकर्मियों को सभी याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं देहरादून की। क्या जिन पुलिसकर्मियों ने बलिदान दिया है उनके परिवार वाले भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए? क्या उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं या सम्मानित कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी? बिल्कुल, उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त और वो भी देख रहे हैं ये तस्वीरें। वो भी गवाह हैं, साक्षी बन रहे हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और ये उम्मीद वो भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कोई घोषणा यहाँ पर कर सकें। बिल्कुल। और भारती, किस तरह की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि इससे पहले हम मुख्यमंत्री और को भी सुन रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव संबोधित कर रहे थे, उनके संबोधन में भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही। तो किस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं उत्तराखंड में? क्या बड़ी घोषणाएं आज पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं? देखिए, कई मांगे हैं पुलिसकर्मियों की। अगर हम बात करें या फिर जो शहीद परिवार है वो यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो कई पुलिसकर्मियों को यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। तो एक इस तरह की जो घोषणा है, लंबी मांगे हैं जो परिजन है उनकी तरफ से भी यहाँ पर रखी गई है। तो उनमें से ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ खास यहाँ पर कहते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं, फिलहाल ये दिन है उन शहीदों को याद करने का जिन्होंने सेवाएं देते हुए अपना बलिदान दिया है। बिल्कुल, तो ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या बड़ी घोषणाएं करते हैं। आप बने रहिएगा भारतीय, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं में मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए घोषणाएं की थी और उसको अमली जामा पहनाना भी अब शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इसके तहत में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के हरज्यू मंदिर, नीलेश्वर मंदिर और साथ ही चंडिका देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है। पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा में दंगलेश्वर महादेव मंदिर के लिए 88 लाख रुपए, विधानसभा जसपुर में हिडिंबा देवी मंदिर के लिए सौंदर्यीकरण के लिए 82 लाख रुपए दिए गए और देहरादून में भी रघुनाथ मंदिर के लिए 50 लाख रुपए की वित्त मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चंपावत के पौराणिक लधोनधुरा मेला स्थल और साथ ही कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर, धारचूला में पंचकोटी देव मंदिर और कपकोट के अलखनाथ मंदिर, किलपारा मंदिर, द्वाराहाट के ऐतिहासिक धरोहर शुक्रेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई है।
और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। भारती, हालांकि घोषणा बहुत पहले कर दी थी सीएम ने, लेकिन उसके बाद में अब इन योजनाओं पर अमलीजामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। बड़ी राशि की घोषणा यहां पर की गई है, कब तक काम शुरू हो जाएगा और क्या कुछ इसके प्लान के तहत रखा गया है, क्या क्या काम होने? तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संघ ऑफिस में बीजेपी और आरएसएस पदाधिकारियों की मीटिंग है। संघ और बीजेपी समन्वयक अरुण कुमार ये मीटिंग ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीटिंग में मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर संघ ऑफिस में बीजेपी और आरएसएस के पदाधिकारियों के बीच में मीटिंग हो रही है। संघ और साथ ही बीजेपी समन्वय अरुण कुमार ये मीटिंग ले रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीटिंग में मौजूद है। तो बीजेपी और आरएसएस पदाधिकारियों की बैठक काफी ज्यादा अहम है। कई बड़े मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है और सारा जानकारी के साथ में भारती सकलानी जुड़ी हुई है। भारती, बैठक को लेकर किस तरह की जानकारी मिल पाई है, क्या मुद्दे रहेंगे जिस पर इस बैठक में चर्चा की जानी है? देखिए, संघ और बीजेपी के बीच में किस तरह का समन्वयक है, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव अभी करीब है, तो लोकसभा चुनाव में कैसे रणनीति बनाई जाए, आगे की क्या कुछ प्लानिंग हो, इन तमाम मुद्दों को भी ये उम्मीद लेकर कही जा रही है कि इस मीटिंग में डिस्कशन हो सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस मीटिंग में मौजूद है। सुबह 9 बजे से ये मीटिंग लगातार चल रही है। और एक अपडेट पे यहाँ पर और दे दूं कि 11 बजे सेफ हाउस पे भी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ आरएसएस की तरफ से भी जो समन्वयक है वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। फिलहाल जो ये मीटिंग ले रहे हैं वो बीजेपी और आरएसएस समन्वयक अरुण कुमार इस वक्त देहरादून में मौजूद है, जो कि इस मीटिंग में आगामी रणनीति, किस तरह की दिक्कतें, आगे क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं, जनता के बीच में किस तरीके का कोऑर्डिनेशन लेकर जाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत शुक्रवार को रामनगर पहुंचे और यहां पहुंचे रावत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बागेश्वर उपचुनाव से डरी सरकार निकाय चुनाव में जानबूझकर देरी कर रही है और सरकार इसे लोकसभा चुनाव के बाद में टालना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर अखिलेश यादव के रुख पर कहा कि यह गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए हुआ है, इस मजबूत गठबंधन में कोई दरार नहीं है। रावत जी, निकाय चुनाव को लेकर के देरी हो रही है, क्या कहना है आपका इसको लेकर के? ये षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विलंबित किए जा रहे हैं और बहाना बनाया जा रहा है ओबीसी की सीटों के निर्धारण की कठिनाई का। कैसी सरकार है, इतने लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है और तब भी अभी तक ये ओबीसी की सीटें निर्धारित नहीं कर पाए, जबकि चंद बहुत बड़ी संख्या नहीं है नगर पालिकाओं की, नगर निगम, नगर निकायों की। तो कैसे उम्मीद की जाए इनसे कि जब आम चुनाव आएंगे तो ये सरकार जो है आरक्षित सीटों आदि का निर्धारण कर पाएगी? तो ये हार से घबराए हुए हैं। बागेश्वर के चुनाव के बाद इनका मनोबल घिला हुआ है, जबकि ये चुनाव जीते, मगर ये जानते हैं कि इन्होंने धन बल से, सत्ता बल से चुनाव जीता है। इसलिए इस समय ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल सजग है, सचेत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन्हें बताया है। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। और देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। उनके शहीदों के हमारे पारिवारिक जन, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर संपूर्ण भारत में शहीद हुए पुलिस, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस संगठनों के जवानों को अपनी भावभीड़ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी 4 पुलिस के जवानों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपनी शहादत दी। उनको
उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो हमारे पुलिस बल एवं अर्धसैनिक बलों का है और कभी कभी अपने इसी उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हुए पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ जाती है। विगत एक वर्ष में संपूर्ण देश के अंदर अभी हमारे डीजीपी श्री अशोक कुमार जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कुल 188 अर्धसैनिक बलों एवं विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मी शहीद हुए। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 4 वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य की सीमाएं 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं भी हमारी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से मिलती है। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक एवं सामरिक महत्व की दृष्टि से भी और राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का एक आवश्यक अंग है। हमारे राज्य की पुलिस भी अपनी इसी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों, जैसे आज नशा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है, साइबर। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है और कहा है कि सब कुछ छोड़कर जनता के सेवा के लिए काम करें। साथ ही डीजीपी ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले पुलिसकर्मियों को भी सख्त नसीहत दी है। कहा है कि शोबाजी के लिए रील बनाना ठीक नहीं है, ऐसा ना करें। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान में अशोक कुमार ने ये बड़ी बातें कही और इस दौरान अशोक कुमार ने कहा कि साइबर अपराधों को रोकने में उनकी टीम लगातार काम कर रही है और ये उनकी प्राथमिकता में है। बिल्कुल जरूरत है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें एटीट्यूड को सुधारने की जरूरत है और हमें जो है जनता की सेवा के रूप में काम करना चाहिए। जनता के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, उनके लिए संवेदनशील होना चाहिए, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग होनी चाहिए। आप सिर्फ शोबाजी के लिए ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। आप अच्छे काम कर रहे हैं तो अपने आप जनता में फैल जाएंगे। ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल के पास में हाईवे पर कार सवार दबंगों ने जमकर गुंडागर्दी की और मामूली विवाद पर एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी और लोगों को डराने के लिए कार सवार दबंगों ने हवाई फायरिंग की और फरार हो गए। कार सवार युवकों की सड़क पर खड़े युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिससे कि दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को राज्य आंदोलनकारी ही नहीं मिल रहे हैं ताकि वो आंदोलनकारी सिलेबस का हिस्सा बन सके। इसी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्य आंदोलनकारियों का इतिहास और रीजनल लैंग्वेज को सिलेबस का हिस्सा बनाया। सरकार की 2 टॉप प्रोजेक्ट में था, लेकिन 1 साल बाद ये भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। आलम यह है कि डिपार्टमेंट की तैयारी तो पहले से 8वीं तक के सिलेबस में इसे शामिल करने की थी, लेकिन अब तक किताब का कंटेंट ही तैयार नहीं हो पा रहा है और अब 26 अक्टूबर को इस पर मीटिंग की बात कही गई है। तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करें। इसके क्रम में डीजी साहब से वार्ता हुई थी और बैठक भी हुई थी एक छोटी सी। उसमें ये कहा गया था, डीजी साहब ने भी ये बोला कि कक्षावार कुछ किताबें डेवलप कराई जाए तो अच्छा रहेगा। चूँकि उत्तराखंड में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें लगाई गई हैं तो उसमें तो हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पृथक से एक एक बुक हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और कक्षा 6 से फर्स्ट फेज में कक्षा 6 से 8 तक की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी मंच से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्य ही है कि आज तक शिक्षा विभाग राज्य आंदोलनकारी ही चिन्हित नहीं कर सका।
जब लोग धीरे धीरे हमारे इतिहास को भूलते चले जाएंगे तो वो त्याग तपस्या और वो जब चीज़ें नहीं रहेंगी तो कैसे लोग इस बात को समाहित कर पाएंगे, मानवता कैसे जिंदा रहेगी। अगर आज हम बापू को या किसी को भी हम याद करते हैं, पटेल जी को याद करते हैं, पुराने तमाम झांसी की रानी से लेकर तमाम, वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमें सामाजिक ज्ञान में, सामाजिक इतिहास में पढ़ाया गया। जब हमने मरपीट करके ये राज्य बनाया था तो आज नेताओं का भला हो गया। नेताओं की बोरी भरी, मैं तो बोरी बोलती हूँ खुला, क्यों? आज वो प्रॉपर्टियों के भी मालिक हैं और नेता तो हैं ही हैं, हम कहीं के नहीं रहे। जो प्रोजेक्ट सरकार की प्राथमिकता में थे, अफसरों की लापरवाही और ढीले काम के चलते पूरे नहीं हो पाए और राज्य की नई पीढ़ी प्रदेश के इतिहास और संघर्ष को समझने से वंचित है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पंच केदार में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट बंद होने के बाद में आज कपाट डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पहुंची, जहां पर भक्तों और स्थानीय लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया। 18 अक्टूबर को भगवान रुद्रनाथ के कपाट बंद हुए थे और फिर कई जगह पर विश्राम करने के बाद में आज रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर पहुंची और अब शीतकाल में यहीं पर भगवान रुद्रनाथ की पूजा की जाएगी। 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। भगवान श्री रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के पश्चात को खोले जाते हैं। 5 माह भगवान श्री रुद्रनाथ जी की पूजा रुद्रनाथ मंदिर में पूर्ण विधि विधान के साथ में की जाती है। तत्पश्चात कार्तिक संक्रांति के दिन भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते हैं। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान के रुद्रनाथ के कपाट कार्तिक संक्रांति के दिन यानी कि 18 तारीख को संध्या काल सुबह शरद काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल में एप्पल फेस्टिवल में जानकारी के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसका विदेशी सैलानियों ने काफी जमकर लुत्फ उठाया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें सीमांत गांव हर्षिल में मनाए जा रहे एप्पल फेस्टिवल की हैं, जहां महिलाओं ने पारंपरिक गाने पर रासो नाच किया तो विदेशी पर्यटक भी अपने आप को रोक न सके। और रासो नाच में शामिल हो गए। इसके अलावा हर्षिल में आयोजित सेब महोत्सव में कई खास किस्मों के सेबों की प्रदर्शनी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। We heard some music when we came in, and there's so many apples and fruits and amazing dancing, beautiful products. I bought some honey and some. मैं पहली बार यहाँ आई और यहाँ पर कल्चर देखा, एप्पल फेस्टिवल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनिक है और यहाँ का बहुत अच्छा वेदर है, बहुत मजा आ गया। किसानों ने एप्पल फेस्टिवल का स्वागत तो किया, लेकिन नई जानकारी नहीं मिलने से थोड़े निराश भी हुए और भविष्य में ऐसे फेस्टिवल के लिए अपनी राय भी दी, जिसे जिलाधिकारी ने भी गंभीरता से लिया। हिमाचल की तर्ज पर यहाँ के जो काश्तकार हैं उनको स्टडी के लिए जो हिमाचल कश्मीर भेजें और वहाँ की तकनीकी को एडॉप्ट करके लोग किसान आएंगे, ताकि यहाँ की जो नई वैरायटी के अभी जो विदेशों से जो फसल यहाँ पे उगाई जा सकती है, जो वैरायटी उगाई जा सकती है, तो उसमें काम करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण के लिए बाहर भी भेजना चाहिए। कोई नहीं